हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से बात कर रहे हैं पुली कंस्टेंट की। लास्ट लेक्चर में हमने पुली कंस्टेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को ही देखा है। अब हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में पुली कंस्टेंट का यूज क्यों करना पड़ेगा वो हम समझ रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर सब एफबीडी जितने भी बना सकते हैं वो बनाएंगे और वहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे पास कितनी इक्वेशन और कितने वेरिएबल आते हैं। यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमारे पास में 3 वेरिएबल होंगे। कैसे होंगे जरा ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं m1 ब्लॉक जो है उसका एक्सेलरेशन a1 वर्टिकली डाउनवर्ड है। दिस इज a1 एक्सेलरेशन ऑफ m1। ओके, अगर m1 नीचे आ रहा है तो ये पुली जो p2 पुली है ये ऊपर जाएगी और इसके ऊपर जाने से m2 भी ऊपर जाएगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो m2 का एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड है a2। तो हमारे पास में a1 a2 दो वेरिएबल आए। ये जो ब्लॉक m1 इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसका टेंशन हम t कंसिडर कर रहे हैं। तो इस स्ट्रिंग पूरी स्ट्रिंग में t टेंशन होगा। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ पुली नंबर p2 पे यह है पुली नंबर p1 और पुली नंबर p2 पर t टेंशन ही ऊपर लगेगा। पर यहाँ पर दो अलग अलग स्ट्रिंग हैं तो दोनों अलग अलग स्ट्रिंग का टेंशन हमको अलग अलग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो सेकंड स्ट्रिंग हमको दिख रही है जिससे m2 कनेक्टेड है वो p2 पुली के ऊपर है, उसका टेंशन हम कंसिडर कर सकते हैं T1। हमने माना उसका टेंशन T1 है। तो अब यहाँ पर m2 पर ऊपर की तरफ लगेगा एक टेंशन T1। ओके, तो हमने सारे वेरिएबल कंसिडर कर लिए। अब हम सबसे पहले m1 का FBD लिखेंगे। ओके, अगर हम m1 का FBD देखेंगे, FBD ऑफ m1, अगर हम m1 का FBD देखेंगे तो m1 के FBD में ये m1 है और नीचे लग रहा है m1g वर्टिकली डाउनवर्ड और ऊपर लग रहा है टेंशन t। क्योंकि ये a1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो हम लिख सकते हैं m1g माइनस टेंशन t इज इक्वल टू m1a। ये हमारा इक्वेशन 1 बना। ये बना इक्वेशन नंबर 1। अब हम m2 का FBD लिखते हैं तो हम लिखेंगे FBD ऑफ m2। ओके, तो m2 का FBD हमने मान के चला है कि m2 वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पर टेंशन T1 है और नीचे लगेगा m2g। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे T1 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a2। ये हमको मिला इक्वेशन नंबर 2। पर इस इक्वेशन नंबर 2 को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे क्योंकि उसके लिए हम P2 का FBD भी बनाएंगे। हम लिखेंगे अब FBD ऑफ P2। अब ये कॉन्सेप्ट जरा नया है जो आपको ध्यान से समझना है। कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पर P2 का FBD बना रहे हैं, ध्यान से समझना है। P2 का FBD बनाया, यहाँ पर लग रहा है टेंशन T1 और यहाँ पर भी लग रहा है टेंशन T1 और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T। और अगर ये पुली ऊपर की तरफ जा रही है तो हम लिखेंगे T माइनस 2T1 इज इक्वल टू मास ऑफ पुली P2 इंटू उसका एक्सेलरेशन। ओके, पर यहाँ पर हम पुली को मास लेस कंसिडर कर रहे हैं। दिस मास ऑफ पुली अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं T माइनस 2T1 इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2T1। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे, आपने इतना लंबा चौड़ा क्यों हमको बताया। ये आप तभी लिख सकते हैं कि T ऊपर की तरफ यहाँ पे लग रहा है। ओके, T यहाँ पर ऊपर की तरफ लग रहा है और ये T1 दो नीचे की तरफ लग रहे हैं। आप डायरेक्टली क्यों नहीं लिखते हो T इज इक्वल टू 2T1? तो वो आपको डायरेक्टली ही लिखना है, पर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्यों आप ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं आप? क्या आपको इस पुली का FBD नहीं बनाना पड़ेगा? पर यहाँ पर इस पुली का मास आप अप्रोक्सीमेट 0 कंसिडर करके चल रहे हो, मासलेस पुली कंसिडर करके चल रहे हो, इसीलिए ही आप ऐसा लिख सकते हैं।
तो एक नया कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा क्यों हमने ये इक्वेशन लिखा। तो यहाँ पर t इक्वल टू 2t1 हम लिख सकते हैं, और इस t1 का वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे t/2, और यही हमको इसमें मॉडिफाई करना है। t/2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a2, जिसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा t माइनस 2m2g इज इक्वल टू 2m2a2। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 अब कंसिडर करेंगे। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2। अगर हमको 3 वेरिएबल सॉल्व करना है तो 3 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, a1 की वैल्यू फाइंड करना है, a2 की वैल्यू फाइंड करना है और t का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास में 3 इक्वेशन होना चाहिए, पर हमारे पास में यहाँ पर 2 इक्वेशन ही है। तीसरी इक्वेशन हम यूज करेंगे कंस्ट्रेंट से, कंस्टेंट रिलेशन से। तो अब हम यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं जो हम यहाँ बीच में लिखते हैं, बाय कंस्टेंट रिलेशन, बाय कंस्टेंट रिलेशन ऑफ पुली, पुली के कंस्टेंट रिलेशन से। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड पर समझेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। तो अभी तक हमने जो इक्वेशन लिखी, सबसे पहले हम सारी इक्वेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद पुली कंस्टेंट की बात करते हैं। हमने m1 के लिए इक्वेशन लिखा है m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमने m2 के लिए इक्वेशन लिखा है t माइनस 2m2g इज इक्वल टू 2m2a2, ये इक्वेशन नंबर 2 हमने m2 के लिए लिखा है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो पुली नंबर 2 हमने कंसिडर किया था, ये पुली नंबर 2, इस पुली नंबर 2 के लिए हम कंस्टेंट रिलेशन लिखेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे कंस्टेंट रिलेशन, कंस्टेंट रिलेशन फॉर पुली नंबर 2। तो ये पुली नंबर 2 हम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये वाला जो टर्मिनल है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 होगा। और यहाँ ये जो थर्ड टर्मिनल है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस थर्ड टर्मिनल का एक्सेलरेशन वही होगा जो m1 का एक्सेलरेशन होगा। ये वाला टर्मिनल अगर a1 एक्सेलरेशन से वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है तो ये वाला टर्मिनल a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो एक्सेलरेशन होगा वो a1 होगा, और हमने यहाँ पर कंसिडर क्या किया है, हमने कंसिडर किया है a2। इस m2 का एक्सेलरेशन क्या है, a2 ऊपर की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन a2 है, मतलब इस वाला टर्मिनल का एक्सेलरेशन a2 होगा। अब जरा जल्दी से कंस्टेंट रिलेशन पुली के लिए लगा दीजिए। हम लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 0 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2, यही हमने सीखा अभी। तो 0 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर हमको समझ में आया 2a1 इक्वल टू a2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन को हम एक साथ सॉल्व करेंगे और ta1 a2 का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर a2 का वैल्यू हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमको मिला m1 इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू m1a1। सेकेंड इक्वेशन हमको मिला t माइनस 2m2g इज इक्वल टू 2m2a2, और a2 का वैल्यू क्या है बताइए, 2a1। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम रब करके यहाँ लिख देते हैं 4m2a1, 4m2a1। ओके, तो यहाँ पर अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो t से t कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास मिलेगा m1 माइनस 2m2, और g दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा m1 प्लस 4m2, और a1 हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ से बताइए a1 का वैल्यू कितना होगा, होगा m1 माइनस 2
m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये a1 का वैल्यू हमारे पास आया। अगर आपके पास a1 का वैल्यू आता है तो a2 का वैल्यू निकालना आप कहाँ दूर है। a2 का वैल्यू क्या होगा, a2 का वैल्यू हमको पता है 2 टाइम्स ऑफ a1 दैट इज इक्वल टू m1 माइनस 2 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस 4m2। यहाँ पर 4m2 आएगा। ओके, तो इसे हम और अच्छे से लिख लेते हैं, प्लस 4m2। अगर कोई आपसे कहे कि टेंशन निकाल के बताइए तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे t इक्वल टू m1g माइनस m1a, और a का वैल्यू क्या आया था, a का वैल्यू आया था m1 माइनस 2 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस 4m2। ओके, अब हम यहाँ पर इसे आगे सॉल्व करेंगे और t का वैल्यू निकाल के बताएंगे। तो t इज इक्वल टू, हम दोनों में से m1g कॉमन ले लेते हैं, तो m1g हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस m1 कॉमन आया, तो यहाँ पर मिलेगा m2 माइनस 2m2 m1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 4m2। आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो m1 इंटू जी इन द ब्रैकेट m1 प्लस 4m2 माइनस m1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 4m2 हमको मिलेगा। यहाँ से क्या m1 से m1 हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको ही अब बताना है कि t का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस t विल बी इक्वल टू, यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है, दिस m2 and this 4m2 will become 6m2, so you will write 6m1 m2 into g divided by m1 plus 4m2, that is the tension। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको ये समझ में आया कि अगर आप पुली कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने लगते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप क्वेश्चन, आपका डाउट, आपके क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।